In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. अब विटेकर की क्लासिफिकेशन का भी यहाँ पर एक्सेप्शन आ चुका है. उसने अपनी क्लासिफिकेशन में कहीं भी लाइकन्स और कुछ ए सेलुलर यानी जिसमें कोई सेल ही नहीं है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिक्र ही नहीं किया. और वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, जिसके बारे में हम यहाँ पर ब्रीफली पढ़ेंगे. ऑल ऑफ अस हु हैव suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our conditions. अभी देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, मतलब हम में से काफ़ी जने ऐसे हैं, मतलब हम सभी मतलब किसी ना किसी ने कॉमन कोल्ड और फ्लू तो हुआ ही है ना. तो हमें इसके पता है कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हम पे. हमें पता है कि हमें कोल्ड हो जाएगा तो क्या होता है, फ्लू हो जाएगा तो क्या होता है, पर हम फिर भी ना कहीं रिलेट कर पाते कि ये वायरस ही है इसके पीछे का मेन रीज़न, क्योंकि कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के कारण होता है. हम ये रिलेट नहीं कर पाते कि वायरसेस की वजह से, हमें नहीं पता था, लेकिन स्टिल हमें उनकी इफेक्ट हम ये रिलेट नहीं कर पा रहे कि हम वायरस के एसोसिएशन है हमारे साथ, वायरस हमारे अंदर है तब हमें ये इफेक्ट्स हो रहे हैं. हम उसके इफेक्ट्स को जानते हैं वायरसेस के, इवन दो कि हमें पता नहीं कि ये वायरस ही कर रहा है, हम ये रिलेट नहीं कर पा रहे, तो भी हमें पता है कि वायरसेस क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं. ये मतलब है इस लाइन का. वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन. वायरस को कोई भी जगह नहीं मिली विटेकर की क्लासिफिकेशन में. क्यों हुई उनके साथ ये नाइंसाफी? सिंस दे आर नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, क्योंकि बेचारों को एक ट्रूली लिविंग कंसीडर नहीं किया कि सच में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कंसीडर ही नहीं किया गया इन्हें. इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम उस दृष्टि से देखें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कोई एक सेल होना चाहिए, पर इनमें तो कोई सेल ही नहीं है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें कोई सेल नहीं है, तो ये ट्रूली लिविंग कंसीडर नहीं किए जाएंगे. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वायरसेस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनका मेन कैरेक्टर क्या है कि इनमें एक इनर्ट मतलब कहते हैं जो किसी के साथ रिएक्टिव ना हो, जो एकदम इनर्ट आइसोलेट हो, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. और जब ये आउटसाइड द लिविंग सेल, जब ये लिविंग सेल्स के किसी लिविंग सेल के बाहर होता है तो क्या होता है, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर होता है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट नहीं है, अभी ये बाहर पड़ा है, तो क्या एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक डेड चीज़ है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पड़ा है, जैसे एक पीस ऑफ पेपर पड़ा है ना बेकार कुछ, वैसे ये पड़ा है. लेकिन वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट. पर एक बार अगर इन्होंने किसी लिविंग और किसी सेल पर काबू कर लिया तो वो उसकी सारी मशीनरी को ही कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स को खुद अब्जॉर्ब करके रेप्लिकेट कर लेते हैं और होस्ट को मार देते हैं. वाह, मतलब ये और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब बाहर होते हैं तो एक डेड चीज़ है, एक बेकार चीज़, और जैसे ही वो अंदर गया किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इसने पूरी मशीनरी को ही कंट्रोल कर लिया अपने अंदर. वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अब आप क्या कहोगे वायरसेस को, लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग? वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड. वायरस अब ये शब्द लिया गया, इसका मतलब क्या है? विनोम, जहर, एक पॉइजनस फ्लूइड, एक तरलीय जहरी तरलीय पदार्थ कुछ. दिमित्री इवानस्की 1892, इसके सन याद रखना इतना कोई ज़रूरी नहीं है. recognized certain microbes as causal organisms of the mosaic disease of tobacco. अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में, जिनका नाम था दिमित्री इवानस्की, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ माइक्रोब्स यानी कुछ छोटे छोटे जीव है जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी जो कारण है एक टोबैको में डिसीज होती है, जिसका डायग्राम भी दिया है टोबैको मोज़ेक वायरस का. इफ़ यू सी द डायग्राम ए, तो ये डायग्राम है टोबैको मोज़ेक वायरस का, मतलब जो टोबैको में डिसीज कर रहा है ना, टोबैको मोज़ेक डिसीज कर रहा है, उसका वायरस है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. देखो एक रेड कलर का, यहाँ पे रेड कलर का ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए. ये इसकी क्या कैप्सिड, अभी देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, तो ये डायग्राम में हम फिर से देखेंगे इसको. तो अभी मैंने दिखाया कि टोबैको मोज़ेक वायरस है. तो उन्होंने क्या फाइंड किया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ
माइक्रोब्स है जो मोज़ेक डिसीज कर रहे हैं तब टोबैको के प्लांट में। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनको पाया गया कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल थे। कैसे? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, अब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं जिससे हम बैक्टीरिया अलग कर सकते हैं, क्योंकि इतने स्मॉल पोर्स होते हैं उसके कि बैक्टीरिया उससे पास नहीं कर रहा, पर ये माइक्रोब्स कर जा रहे थे पास। तो इन्होंने देखा कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। फिर अब मैं MW विजनिक, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए 1898, 6 साल बाद। उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको। अब वो जो इन्फेक्टेड था ना टोबैको प्लांट जिसको मोज़ेक डिसीज हो रखी थी, उसने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट यानी एक कुछ भी ले लो और उसकी चटनी बना लो टोबैको मोज़ेक वायरस की, और उसका जो भी एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, जो भी निकलता है उस चटनी टाइप्स जो भी निकलता है, उसको उसने डेमोन्स्ट्रेट किया और उसने देखा, और फिर उसको उसने स्प्रे कर दिया हेल्दी प्लांट्स में, और देखा कि हेल्दी प्लांट्स को भी वो डिसीज हो गई। एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस, और इस नए पैथोजन वायरस को एक नाम दे दिया, और जो फ्लूइड निकला मतलब उस न्यू पैथोजन को नाम दे दिया वायरस, न्यू नाम दे दिया वायरस। मतलब उस न्यू पैथोजन को जो डिसीज कोज कर रहे थे, जो एक्सट्रैक्ट निकाला था डिसीज प्लांट से, और फिर इन्फेक्टेड, फिर हेल्दी प्लांट पे डाला, वो भी इन्फेक्ट हो गया। और जो वायरस वो पैथोजन जो वो डिसीज कर रहा था एक हेल्दी प्लांट को, उसको क्या नाम दे दिया? वायरस। तो वायरस नेम किसने दिया? इस ये न्यू NCERT के अकॉर्डिंग, तो इसी को टिक करना है MW विजनिक ने। और उसने इस जो फ्लूइड निकाला था, एक्सट्रैक्ट निकाला था, उसे क्या बोल दिया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड। इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन करने वाला एक फ्लूइड। फिर उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट का जिक्र है WM स्टैनली, जिन्होंने 1935 इन कुछ 37 साल बाद MW विजनिक के कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, कि वायरस को हम एक क्रिस्टल मतलब एक फॉर्म में ला सकते हैं वायरसेस को, और उन क्रिस्टल्स में क्या होते हैं? वो लार्जली किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। तो ऐसे मतलब पहले पता भी नहीं चली थी क्या है ये, डेड है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, एक सेल भी नहीं कंप्लीट। तो WM स्टैनली ने क्या कहा कि हम उसे क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उसके क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं, मतलब उसको एक फॉर्म दे सकते हैं, कुछ उसका चित्र सा बना सकते हैं। और वो जो क्रिस्टल्स है वो कंसिस्ट किसके होंगे? बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या आएगा? प्रोटीन। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब स्पेसिफिक होस्ट सेल मतलब स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, तो वो अपने स्पेसिफिक होस्ट सेल से बाहर होंगे तो वो इनर्ट होंगे, मतलब कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कर रहे, शांत बैठे हैं। बट जैसे ही अंदर जाएंगे अपने होस्ट सेल के, उसका पूरा काम तमाम कर देंगे और उसकी मशीनरी खुद कंट्रोल कर लेंगे। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, बट वायरसेस भी क्या करें बेचारे? ओब्लिगेट पैरासाइट। अगर ये पैरासाइट फॉर्म में ना रहे ना तो इनकी खुद की जान पे बन पड़ेगी, इनकी मजबूरी है ये। ओब्लिगेट मतलब उनको करना ही पड़ता, उनके पास कोई और चारा नहीं होता। तो ये वायरसेस क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट। अब जो ये साइंटिस्ट के नाम है, 3 साइंटिस्ट आ चुके इसमें, MW विजनिक, WM स्टैनली और दिमित्री इवानस्की। अब मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार कि इन्होंने क्या क्या किया, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो मैं गलत कर देती हूँ कई बार। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक के लिए क्या कर सकते हैं? अब देख हम इसको एक ट्रिक से मतलब एक थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हमारे MCQ आ जाए तो गलत ना हो, क्लिक कर जाते हैं, क्योंकि MCQ का फ़ायदे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होता है ना, तो वो दिमाग में क्लिक कर जाता है, हाँ इसका ये था। अब मैं कैसे याद करती थी? दिमित्र। अब इसमें क्या है? मित्र यानी दोस्त। दोस्त हमेशा क्या रहते हैं? मौज में। तो इसलिए इसने मोज़ेक डिसीज़ जो कोज कर रहा था उसे फाइंड आउट किया था। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट है MW विजनिक। अब बीज मतलब जो नाम था वायरस मेन इसका जिसके बारे में स्टडी करें, उसका बीज किसने डाला? मतलब पहली बार ये वायरस नेम दिया, इसका इस सोच का बीज किसने डाला? विजनिक ने। और बाकी WM स्टैनली अभी याद ही रह जाएगा कि उसने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। तो इस तरीके से ना ये ध्यान में रखने के लिए कि गलती से भी गलत ना हो जाए हमारा क्वेश्चन। तो ये एक फालतू सी ट्रिक थी, पर ये आपके काम आएगी। ओके,
In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA. अब हमने ऊपर पढ़ा था कि वायरसेस क्या हैं, उन्हें क्रिस्टलाइज कर सके जो लार्जली प्रोटीन का, जिनके क्रिस्टल्स लार्जली प्रोटीन के ही हैं, उसमें अब कह रहे हैं कि प्रोटीन के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी है जो RNA हो सकते हैं या फिर DNA. नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA. मतलब एक वायरस में, या तो एक वायरस मान लो टोबैको मोज़ेक वायरस है तो उसमें RNA हो गया जेनेटिक मटेरियल, कोई और वायरस हुआ तो उसमें जेनेटिक मटेरियल DNA हो गया. बट एक ही वायरस में कभी भी दो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते. जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, वैसे एक वायरस में दोनों RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं हो, एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते. ठीक है. अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन. न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आता है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन, तो इसलिए क्या है न्यूक्लियो प्रोटीन. न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन, इसलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन के कहा है. एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टिशियस. जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टिशियस का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन वायरस में, जो मेन इन्फेक्शन का कारण क्या है, वो उसकी जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फेक्शन कर रहा है. इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA. अब जनरली जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA. वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स, जिनका वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA. सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है. अब इसमें देखो सारी वेराइटीज़ आ गई, क्योंकि एनिमल्स तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, तो उसमें तो सारी वेराइटीज़ आनी थी. मतलब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ऐसे याद रख सकते हो. और जो बैक्टीरियल वायरसेस होंगे यानी बैक्टीरियोफाइजेस. अब है तो इसमें बैक्टीरियोफेज, हमें लगे कोई बैक्टीरिया, बट नहीं, बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है. बैक्टीरिया को हार्म करने वाला वायरस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो वायरस है ये बैक्टीरियोफाज. वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उनकी क्या होती है, यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जेनेटिक मटीरियल. द प्रोटीन कोड कोल्ड, जो अब उसकी प्रोटीन कोट होएगी ना, प्रोटीन की क्रिस्टल्स से, वो उसे बोलते हैं कैप्सिड. जो ना छोटी छोटी यूनिट्स, सब यूनिट्स का मिलके बना है कैप्सोमेयर. ओके. और ये जो कैप्सोमेयर का एक जाल है, जो कैप्सोमेयर ने, छोटी छोटी कैप्सोमेयर ने मिलकर कैप्सिड बना लिया, जो एक प्रोटीन कोड है, उसने वो किस लिए, वो प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लिक एसिड को, जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि यही तो मेन है ना उसकी USP की. जेनेटिक मटेरियल तो इन्फेक्ट करेगा तो उसको प्रोटेक्शन जो मेन होता है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ना, वो प्रोटेक्शन, वो मेन कौन है, न्यूक्लिक एसिड. उसे प्रोटेक्ट कौन करे, कैप्सिड. These capsomeres are arranged in helical, polygon और genetic forms, polyhedral genetic forms. मतलब ये polyhedral यानी जिनकी साइड्स होते हैं ऐसे, एक साइड्स में हेलिकल टाइप्स, मतलब ऐसे गोल गोल ऐसे हेलिकल्स, इस तरीके से घुंघरालू बाल होते हैं जैसे, उस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं. एक पोलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म भी हो सकती है. पोलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म यानी जैसे कि स्क्वेयर, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगी ना एक, जिनकी साइड्स होती है, हेड्रल मतलब साइड्स, तो पोलीहेड्रल फॉर्म्स में भी हो सकता है. वायरसेस कोज डिसीज़, लाइक वायरसेस कुछ डिसीज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे दी है मम्प्स. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनमें से बताओ कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है, कौन सी वायरल डिसीज़ है. तो आपको ऐसे MCQ आ गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर वायरल डिसीजेज. तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा में से कुछ दे देंगे और एक ऑप्शन गलत दे देंगे. तो आपको बताने कि कौन सा नहीं कर, वायरल डिसीज़ कौन सी नहीं है, तो वो नहीं होएगी. तो ये ध्यान रखना, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, वायरस के कारण. एड्स जो ह्यूमन में होती है, जो जानलेवा बीमारी है एक, वो भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण ही होता है. इन प्लांट्स द सिम्टम्स, अब वायरल डिसीज़ होती है, उनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं प्लांट्स में. दे कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन. मोज़ेक फॉर्मेशन ऐसे पैचेस बन जाते हैं, धब्बे धब्बे टाइप्स, जैसे ग्रीन ग्रीन पत्ते, वाइट वाइट धब्बे बन जाना. लीफ रोलिंग, लीफ ऐसे ना सिकुड़ सी जाती है, रोल हो जाती है. और कर्लिंग हो जाती है, रोल हो जाती है. येलो हो जाती है. वीन क्लियरिंग, मतलब येलोइंग हो जाना. वीन क्लियरिंग, वेन्स पता है ना क्या होती है, पत्तियों में वो जो दिखती है रेखाएं ऐसे धाराएं, वो वेन्स होती हैं. वो क्लियर हो जाना मतलब क्लोरोफिल उड़ जाना. येलोइंग हो जाना, वेन क्लियरिंग का मतलब क्या, उनकी क्लोरोफिल उड़ गई, वो पीले पीले दिखने लग जाएंगे, ग्रीन नहीं रहेंगे.
ड्वार्फिंग मतलब प्लांट्स की हाइट ड्वार्फ रह गई, शॉर्ट रह गई, स्टंटेड ग्रोथ हो गई, अच्छे से प्लांट कोई ग्रो नहीं कर रहा। तो ये कुछ सिम्टम्स है, तो आपको ऐसे टिप्स पे याद रखना पड़ेगा कि वायरल डिसीज कौन कौन सी है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स भी वायरस के कारण होती है। फिर सिम्टम्स क्या है इसके, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब यहाँ पे डायग्राम दे रखा है जो पहले मैंने बता दिया था कि टोबैको मोज़ेक वायरस का, अच्छे से देख लो कैसे इस पे जेनेटिक मटेरियल है। फिर उसके बाद कैप्सिडिक पॉलीहेड्रल की फॉर्म में है, इस तरीके से आप इसको देख लो अच्छे से। देन बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देख लो, हेड है इसका, एक कॉलर है, फिर शीथ है, फिर टेल फाइबर्स है। तो ये डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। तो इनको अच्छे से डायग्राम्स देख लो। एनसीईआरटी की एक एक डायग्राम को मैंने भी आपको दिखाया, एक्सप्लेन किया है, और आपको भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। अब वायराइट्स, 1971 में टियोडाइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्टिशियस एजेंट जो वायरसेस से भी स्मॉलर था। मतलब अब वायरस से भी कुछ छोटा आ गया, वायराइट्स, जो कॉज कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PSTD भी कहते हैं। पोटैटो में मतलब कोई डिसीज़ कॉज कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। उसने देखा कि एक फ्री RNA है, मतलब इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं है, वायरसेस से भी छोटा, ऊपर से प्रोटीन कोड भी नहीं है। दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस, जो वायरस में पाई जा रही थी ना, वो प्रोटीन कोड भी इसमें नहीं थी। हैंज द नेम वायरोइड। तो इस आधार पे से वायरोइड दे दिया नाम। द RNA ऑफ द वायरोइड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, जो RNA था जेनेटिक मटेरियल, उसका मोलिकुलर वेट काफ़ी लो था। तो ये बस वायरोइड्स के फीचर्स थे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, तो जैसे टियोडाइनर, डाइनर मतलब डिनर, तो ऐसे याद रखते हो कि डाइनर साइंटिस्ट थे, वो जब डिनर कर रहे थे तो उन्होंने आलूओं में देखा कि कुछ डिसीज़ और ये स्पिंडल शेप के हो चुके आलू, ऐसे गोल गोल ओवल शेप टाइप्स होते हैं ना कुछ, अब वो स्पिंडल शेप हो गए बीमारी के कारण। तो इस तरीके से इसका साइंटिस्ट का नेम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन्स, आज की जो हमारी मेडिसिन की मतलब आज की स्टडीज़ में देखें, सर्टेन इन्फेक्टिशियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट। कुछ इन्फेक्टिशियस न्यूरोलॉजिकल मतलब सीधा दिमाग पर, हमारे न्यूरल सिस्टम पर प्रभाव डालने वाली कुछ डिसीज़ ट्रांसमिट हो रही है एक एजेंट के कारण, जिसका देखा गया, तो देखा कि इसका प्रोटीन अबनॉर्मली फोल्डेड है, ऐसे नहीं क्रिस्टल्स में अरेंज्ड है, पॉलीहेड्रल शेप में अरेंज्ड है, हेलिकल शेप में, वो बहुत अबनॉर्मली असाधारण तरीके से एक फोल्डेड प्रोटीन है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अब वायरस का साइज छोटा था वायरसेस में, और प्रियॉन का साइज वायरसेस के सिमिलर है, मतलब बराबर ही है लगभग। दीज एजेंट्स वर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, सिमिलर है साइज में, ये ध्यान रखना, कभी भी स्टेटमेंट कैसे भी आ सकती है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्राइन्स, इन्हें क्या बोला गया, प्राइन्स। द मोस्ट नोटेबल डिसीज caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, BSC जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और कॉमनली से मैड काउ डिसीज़ कहते हैं। मतलब ये गाय को कैटल्स में ना गाँव को पागल कर देती है ये डिसीज़, तो इसलिए इसका जो डिसीज़ है जो प्राइन्स के कारण होता है, तो इसलिए इसका BSC बहुत कॉमनली कॉल्ड, जिसे हम साधारण बोले तो मैड काउ डिसीज़, और जिसे बहुत हाई मॉडर्न वे में या साइंटिफिक वे में बोले तो उसे बोलते हैं BSC, बोवाइन स्पॉन्जिफोरम इनसिम्पैलोपैथी। और अगर यही डिसीज़ हम इसका एनालॉग वेरिएंट, मतलब एनालॉग वेरिएंट क्या होता है, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि एनालॉगी हेमोलॉगी, एनालॉगी मतलब जिसका मतलब ओरिजिन सेम ना हो बट फंक्शन सेम। वैसे ही इस डिसीज़ का ओरिजिन सेम नहीं है, क्योंकि ये तो कैटल में कर रहा है और ये ह्यूमंस में कर रही है, लेकिन इनके फंक्शन सेम है। जैसे काऊ में जैसे सिम्टम्स दिख रहे थे ना, वैसे ही ह्यूमन में दिख रहे थे, पर ह्यूमन के केस में से क्या बोलते हैं, CR जैकोब डिसीज़। क्रिट्स मतलब होता है CR का यहाँ पे, पर यहाँ पे बस आप यही ध्यान रख लो, NCERT में जो दिए CR जैकोब डिसीज़, CHD इन ह्यूमंस। अब क्या था इसका, अब पहले तो इसको याद रखने का, प्राइन्स मतलब PR है तो इसमें प्रोटीन होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, और वायरोइड्स उसमें जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है, तो इस तरीके से ध्यान रखते हैं। अब प्राइन्स में एक्चुअली हुआ क्या था कि एक शीप को देखा गया था कि वो ना एक वॉल से ना अपने आप को ऐसे खुजा रही थी, रब कर रही थी,
तो जब उसके ब्रेन को स्टडी किया गया, उसके न्यूरल सिस्टम को स्टडी किया गया, तब इस डिसीज़ प्रायंस के बारे में पता चल गया और पता चला कि कुछ पागल कर देने वाली डिसीज़ करती है। जिसे कैटल्स में करे तो उसे मैड काउ डिसीज़ BSC बोलते हैं, अगर ह्यूमन में करे तो CJD बोलते हैं। उसके बाद लाइकन्स बहुत फेमस है। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ना आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और काम बांट लेते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, और एक दूसरे के लिए यूज़फुल होते हैं। इधर लिखा भी है म्यूचुअली यूज़फुल एसोसिएशन, मतलब एक एल्गी और फंजाई के बीच में एक बहुत यूज़फुल एसोसिएशन कर रखे हैं। फंजाई और एल्गी में काम बांट रखे हैं इन दोनों ने, ये एक ऐसी एसोसिएशन है लाइकन्स। जो एल्गल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं फाइकोबाइंट और फंगल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं माइकोबाइंट। अब इसे भी कैसे ध्यान रखना, मैं इसकी भी छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। विच आर ऑटोट्रोफिक, जो ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक रिस्पेक्टिवली। जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या है, ऑटोट्रोफिक, और जो फंगल कंपोनेंट है वो क्या है, हेटरोट्रोफिक। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ऐसे क्रम से, जैसे पहले एल्गल आया फिर फंगी है ना, वैसे इसमें जैसे ऑटोट्रोफिक है तो हेटरोट्रोफिक, इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रोफिक एल्गी के लिए और हेटरोट्रोफिक फंजाई के लिए। अब एल्गी क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी फंजाई के लिए, क्योंकि वो ऑटोट्रोफिक है तो वो खुद खाना बनाती है, तो वो बोलेगी कि चल फंजाई मैं तुझे खाना दे दूँगी। लेकिन फंजाई को उसके बदले क्या कर रहा है, फंजाई क्या करता है, उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसे होता है कि फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब कुछ अब्जॉर्ब कर भी लाते हैं, क्योंकि उसके तो लॉन्ग लॉन्ग हाइफे होते हैं, तो वो ज़मीन से उठाकर आसानी से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सकता है, पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है, और ये वो उसे ला के देगा और एल्गी खाना बनाएगी। और इसी तरीके से हम इसको याद भी रख सकते हैं। अब एल्गी खाना बनाते हैं, खाना कौन बनाते हैं, मेनली वुमेन्स बनाती है, तो इसलिए इसका फाइकोबाइंट बोल दिया। लेकिन अब इससे याद नहीं होगा, लेकिन जैसे अब मैंस क्या करते हैं, उस खाने के लिए सामग्री लाते हैं, इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाते हैं, वही तो यहाँ पे फंजाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइकोबाइंट, एम फॉर माइकोबाइंट, एम फॉर मैन। तो इस तरीके से ये रहेगा, फाइकोबाइंट अपने आप याद रह जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक की कभी कन्फ्यूज ना हो। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इवन saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. इनके एसोसिएशन इतनी ज़्यादा क्लोज होती है कि अगर कोई देखे ना नेचर में तो उसे वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। उन्हें लगेगा एक ही ऑर्गेनिज्म से, इतने क्लोजली एसोसिएट होते हैं। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। लाइकन्स एक अच्छे खासे पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी है, क्योंकि ये ना जो पोल्यूटेड एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे मेनली SO2 पोल्यूशन, जहाँ पे SO2 होता है ना, पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेड होता है, वहाँ पे ग्रो ही नहीं करते। तो मतलब हमें यहाँ पे लाइकन्स नहीं मिल रहे, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि पोल्यूटेड एरिया एक, तो ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर्स है, क्योंकि ये कहीं वहाँ पर कभी भी ग्रो नहीं करते जहाँ पर पोल्यूशन होता है, मेनली SO2 पोल्यूशन होता है। तो ये यहाँ पे था, इसकी समरी भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 2025 का पेपर देखते हुए हमें ना बिल्कुल कवर टू कवर करने की ज़रूरत है NCERT को रीड, इसलिए हम इसकी समरी भी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।